शुरू करते हैं अपना काम एक्चुअली। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं अपने कोर्स कंटेंट की। सारा कोर्स कंटेंट हमारा 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ओके, सो फर्स्ट तो हमेशा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। यू आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बीकॉम। ठीक है, तो इसमें तो हमें ये पता करना है, पता चलेगा कि कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है ना, क्यों करते हैं ये सब चीजें, इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, उनके बारे में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, फॉर मटेरियल, थर्ड में फॉर लेबर एंड फोर्थ में ओवरहेड्स। ठीक है, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के। उसके बाद after knowing what are the elements and studying about those elements, we will go in for the determination of the cost, ascertainment of the cost with various techniques and methods, okay, under different situations. तो ये आपको situations इसमें मैंने लिखी हुई हैं: यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, जॉइंट बाय प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, सो ये दीज आर दी सिचुएशंस। और उसके बाद लास्ट यूनिट इज हाउ टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू रिकंसाइल देम। ओके, तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, बट ठीक है, इट्स अ गुड कोर्स। साइज भी मैटर, कंटेंट भी। ओके, अब कहाँ से पढ़ें? रिकमेंडेड बुक्स। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ 5 बुक्स: एमएन अरोड़ा, सुरेंद्र सिंह, महेश्वरी मित्तल, निर्मल गुप्ता एंड छवि शर्मा, राजीव गोयल एंड एनके गुप्ता। ओके, ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, ये लास्ट ईयर की स्लाइड है, राइट? अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ओके, तो थोड़ा सा जो चेंज हो गया है वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ये है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, 1-2 चीजें ऐड हुई हैं, 1-2 चीजें डिडक्ट हो गई हैं। ओके, तो ये इन्होंने कोर्स ऑब्जेक्टिव 1 to 5 दिए हैं। ये यूनिट वाइज बताया है कि हमें क्या क्या जानना चाहिए और हमें इसको पढ़ने के बाद क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, यूजलेस। अब आ जाओ कोर्स कंटेंट पे। यूनिट 1 देखो, जो पिछला कोर्स था और जो ये नया कोर्स है जो अब आया है, इस साल जो आया है नया, इसमें हमें देखो मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिफरेंस, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन, ओवरव्यू, रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, यहां तक तो पिछले साल भी था। इस साल जो ऐड हुआ है वो हुआ है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। ठीक है, ये वाला जो लास्ट टॉपिक है, दिस हैज बीन एडेड दिस ईयर। ओके, so we just have to take an overview of this topic. ये बहुत लेंथी टॉपिक है, बट ओवरव्यू करना है। अभी बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है ये, क्योंकि अभी आई थिंक ये जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से इमीडिएटली पहले ही ये मीटिंग हुई थी, तो उसमें इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, एड ऑन किया था। तो अभी बुक्स वगैरह में शायद इंट्रोड्यूस इतना जल्दी हुआ नहीं है कुछ बुक्स में। तो अभी आप बुक मत खरीदो फिलहाल। तो खरीदनी है तो एमएन अरोड़ा की खरीद लेना, मैं उसी से पढ़ाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास स्पेसिमेन नहीं आया है, तो मुझे ये नहीं पता कि अभी ये वाला टॉपिक उसमें ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो एक तो इसके लिए मैंने बोला हुआ है, एक सुरेंद्र सिंह की किताब के लिए भी मैंने बोला हुआ है पब्लिशर को, हो सकता है विद इन अ वीक और 10 days आ जाए। तो मैं आपको देख के बता दूंगी कि कौन सी बुक बेटर है, तब आप लेना। ठीक है, अभी मत लेना। अच्छा जी, उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपके 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएंगे, मटेरियल और लेबर। ठीक है, मटेरियल में इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है सामान। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स तो हैं, परचेजेस, स्टोरेज, इशू, इन्वेंट्री सिस्टम, प्राइसिंग। प्राइसिंग में इन्होंने 1-2 चीजें कम कर दी हैं। तो इन्होंने फीफो, लीफो, सिंपल, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट
और स्टैंडर्ड। बाकी इसमें हीफो नीफो बहुत सारी चीजें थी, वो सब हटा दी, तो ये कम हो गया है। वहां बड़ा है तो यहाँ कम हो गया है। ठीक है जी। और 4 तरह के वेस्टेज, इनके बारे में हमें पता करना ही है। ओके, उसके बाद लेबर है। लेबर में इन्होंने ये जो लास्ट है पॉइंट, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव स्कीम्स, ये थोड़ी कम कर दी है। पहले इसमें और भी थी, हेल्से, रोवन और टेलर। ठीक है, 3 ही है। ओके, देन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में ओवरहेड, थर्ड एलिमेंट। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है, बिकॉज ओवरहेड्स पहले क्या होते हैं, उसके बाद उसके जो 4 स्टेप्स हैं, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ये थोड़ा लंबा टाइम ले जाते हैं। और उसके बाद जो स्पेशल ट्रीटमेंट के आइटम्स होते हैं उनमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक अलग ही यूनिट थी, वो इसी में डाल दी है। तो देखने में ये 5 यूनिट है, लेकिन ये एक्चुअली है 6। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, 4th यूनिट, जिसमें ये सारा का सारा सामान एक्चुअल कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वो इसमें भरा हुआ है, कि वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग जो है, यूनिट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, सर्विस, ये सब इसमें आएगा। तो ये थोड़ा 3rd यूनिट से भी ज्यादा लेंदी है। और उसके बाद 5th यूनिट छोटी है, ज्यादा उसमें लेंदी नहीं है, क्योंकि 2 तरह के सिस्टम है और रिकंसिलिएशन है दोनों का, बस। ठीक है, तो आप देखो जो रीडिंग लिस्ट अब इशू हुई है डिपार्टमेंट से, वो एम.एन. अरोड़ा ही कह रहा है, और लास्ट में देखो सुरेंद्र सिंह। मेरे को ये 2 ही किताबें अच्छी लगती हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको देखनी है तो आप और भी देख सकते हो, झाम की, जवाहरलाल सीमा श्रीवास्तव की। ठीक है, और बाकी अगर आपको फॉरेन ऑथर्स देखने हैं तो वो एडिशनल रिसोर्सेज में दिया हुआ है। तो अब इसमें जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल, देखो लर्निंग प्रोसेस जो है, थ्योरी, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, थ्योरेटिकल केसेस। बेसिकली इसमें एक तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, यही 2 चीजें हैं। एनालिटिकल, थ्योरेटिकल केसेस में ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो थ्योरी भी कराऊंगी, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी, और न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे भी करा दूंगी आपको, बाकी खुद कर लेना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमेशा लेते आए हैं वैसे ही होगी क्लासेस। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, कोई ऐसी चीज, पॉइंट जो आपके दिमाग में हो, कुछ पूछना चाहते हो, बताओ। कोई ऐसी चीज है जो आप लोग कंफर्म करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, नो मैम। ओके, गुड। आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, जा रहे हो। या फिर मैं आपसे पूछूं, भाई आप कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? ठीक है, सो वन वे इज टू आस्क व्हाई यू आर डूइंग, एंड द अदर वे इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आइदर वे आंसर इज सेम। 10 points हैं which are showing that these are the limitations to financial accounting, because of which I have to resort to cost and management accounting, cost accounting। अभी हम अपने आप को लिमिट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फर्दर एक्सटेंशन या थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम जब 6th सेमेस्टर में करेंगे, 5th में करेंगे, तब पढ़ लेंगे। अभी हम कॉस्टिंग पे ही अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है शोज ओनली ओवरऑल परफॉर्मेंस। दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकॉज इट प्रोवाइड the information of the collective activities of the business as a whole। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक अप द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कोई भी कंपनी उठाओगे, वो उसकी एनुअल रिपोर्ट में आपको बिजनेस की, उस कंपनी की ओवरऑल डिटेल मिलेगी। डिपार्टमेंटल, प्रोसेस डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल वो नहीं मिलेगी। देख लेना उठा के, आपको एक मोटी मोटी फिगर्स मिलेंगी एनुअल रिपोर्ट में, कंपनी एज ए होल की।
हर डिपार्टमेंट की, हर प्रोसेस की नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन टू द स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर को क्यों जानना है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? उनको नहीं जानना। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्मेंस है, बस। ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को चाहिए वो इंफॉर्मेशन। तो ये एक वीकनेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, दैट इट विल शो यू ओनली द ओवरऑल परफॉर्मेंस, या रिव्यू दे देगी आपको। ठीक है, जिससे हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि उसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, देन कम्स द हिस्टोरिकल इन नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स कब बनाते हो? जैसे ही कोई इवेंट हुआ वो लिख लिया, कोई ट्रांजैक्शन हुई वो लिख ली। क्या पहले ही से लिख लेते हो कि मेरे 50,000 प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, पहले ही लिख लिया? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन द इवेंट और ट्रांजैक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो आप क्या लिख रहे हो? जो हो चुका, हिस्ट्री लिख रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, है ना? फ्यूचर नहीं लिख रहे हो। तो आप वहां पे क्या एनालिसिस कर रहे हो? हिस्ट्री। ठीक है, तो दैट इज समराइज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हिस्टोरिकल है इन नेचर। उसके बाद नो परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल से मतलब हुआ कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, वो कैसे काम कर रहे हैं, या उनकी यूटिलाइजेशन कैसी हो रही है, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता नहीं चलेगा। ठीक है, बिकॉज there is no system of developing norms and standards to appraise the efficiency in the use of material, labor and other cost by comparing the actual performance with what should have been accomplished during a given period of time. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि एक फाइनल प्रोडक्ट बनने में मेरे हिसाब से 4 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगने चाहिए, लेकिन लग रहे हैं 6। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगी आपने 10,000 यूनिट्स खरीदे थे रॉ मटेरियल के, उससे आपने 1000 यूनिट या 1500 यूनिट्स बनाए, और ये कॉस्ट थी, ये सेलिंग प्राइस था, ये प्रॉफिट था, बस। तो क्या एफिशिएंसी हो रही है, कैसी एफिशिएंसी चल रही है, नॉट डिटरमिन्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिमिलरली नेक्स्ट दो पॉइंट्स इसी से रिलेटेड है। नो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। भाई मटेरियल खरीदा जा रहा है, स्टोर में जा रहा है, उसके बाद फैक्ट्री में जाके बन रहा है, फिर वेयर हाउस में जाके बिक रहा है, उसके बीच में क्या लॉस हो रहा है, कितना सामान चोरी हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो मटेरियल की मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कुछ नहीं बताता। सिमिलरली लेबर कंट्रोल सिस्टम नहीं है। वर्कर को आपने जो पैसे दिए बस वो तो नोट कर लिया, लेकिन वर्कर काम कितना कर रहा है? सुबह 10 बजे आ जाता है, शाम को 5 बजे चला जाता है, 500 रुपए रोज ले जाता है। 500 रुपए की प्रोडक्टिविटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो नहीं पता। सो दैट कंट्रोल सिस्टम इज नॉट देयर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या कॉस्ट का क्लासिफिकेशन पता चलता है आपको कि कौन सी कॉस्ट फैक्ट्री में इंकर हुई, कौन सी कॉस्ट आपकी वेयर हाउस में इंकर हुई, कौन सी कॉस्ट आपके ब्रांच में इंकर हुई, कौन सी कॉस्ट आपकी कहाँ इंकर हुई? कुछ नहीं पता चलता, टोटल कॉस्ट पता लगती है बस। ठीक है, तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है कि भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, मैनेजमेंट कॉस्ट है, क्लरिकल कॉस्ट है, कुछ नहीं पता, बट टोटल कॉस्ट है। ठीक, उसके बाद नो एनालिसिस ऑफ लॉसेस। ठीक है, it does not fully analyze the losses due to idle time, idle plant capacity, inefficient labor, substandard material। ठीक है, लॉस जो हो गया उसका कोई एनालिसिस नहीं है, बस आपको बता दिया जाएगा ये लॉस हो गया। ठीक है,
inadequate information for price fixation. अब फाइनेंशियल कॉस्ट बता दी जाएंगी, लेकिन कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल एज एन एड इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो कॉस्ट इंफॉर्मेशन की कमी है यहाँ पे. और फिर नो कॉस्ट कंपैरिजन. It does not provide the data for comparison of cost of different period, different jobs, departments, sales territory. आपको कॉस्ट कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं मिलेगा कि आप कहो कि मैं कंपेयर कर लूं भाई एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देगा. वो तो टोटल कॉस्ट बता देगा, भाई 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस की कॉस्ट ये आ गई. कोई कंपैरिजन नहीं है, डेटा ही नहीं है. उसके बाद लास्ट है फेल्स टू सप्लाई यूजफुल डेटा टू मैनेजमेंट. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कोई सा भी कि भाई मैं नया प्रोडक्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैं बनाऊं या खरीद लूं, आउटसोर्स कर दूं, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगी. दैट इंफॉर्मेशन इज derived from the cost accounting और management accounting. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ये मेजर फ्लॉज हैं, कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण वी हैव टू रिजॉर्ट टू कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, तो दीज आर द 10 वीकनेसेस और लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है जी. अच्छा, अब आगे चलते हैं. व्हेन वी गो फॉर द कॉस्ट accounting, we are faced with 3 terms: costing, cost accounting and cost accountancy. ठीक है, अब all these 3 terms are used interchangeably, है ना. कभी कह देते हैं हाँ भाई कॉस्टिंग की क्लास हो रही है, कभी कह देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में जा रहे हैं. अरे यार कॉस्ट अकाउंटेंसी की कोई बुक मिली है तो बता दे. क्या फर्क करते हो उस वक्त कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या बोल रहे हो और क्या एक्चुअली बोलना चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में हमें कोई फर्क ही नहीं पता, जबकि फर्क है और रिलेटेड भी है एक दूसरे से. तो प्रीमैरिली मैं आपको ये बता देती हूँ कि कॉस्टिंग जो है वो सबसे छोटा टर्म है. इट इज enveloped in cost accounting and both these terms are enveloped in cost accountancy. ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक बच्चे को आप छोटे से बच्चे को नर्सरी में जब जाता है बच्चा तो उसे ABCD लिखना सिखाते हो, है ना. तो आप क्या कहते हो भाई, ए ऐसे लिखा जाएगा. 1 मिनट रुको बेटा, फोन आ गया किसी का. हेलो, आप कौन बोल रहे हो? हाँ हाँ, किस चीज के लिए? अच्छा, आप थोड़ा 1 घंटे बाद फोन कर सकते हो, अभी ईशान है नहीं, तो आप उसी से बात कर लीजिएगा. ठीक है, ओके ओके. हाँ जी, तो हम थे यहाँ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी. ठीक है जी. तो जैसे एक बच्चे को आपने अल्फाबेट्स लिखने सिखाए, है ना, तो उसको आपने कहा ऐसे लिखना है तो वो वैसे ही लिखेगा. ही डजंट नो कि व्हाई, है ना. तो कॉस्टिंग तो हो गया कि आपने कहा भाई ये काम ऐसे होना है तो वैसे हो रहा है बिना दिमाग लगाए. ठीक है, तो वो कॉस्टिंग हो गया. उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग ये बताएगा कि भाई ये काम जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है. भाई आप क्यों सिखा रहे हो ABCD लिखना? बच्चा तो सीख रहा है, उसने आपसे नहीं पूछा कि क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि पेरेंट्स सिखा रहे हैं, टीचर सिखा रही है तो सीख रहे हैं, है ना. जैसे अभी भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप कॉस्टिंग कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो. आपको नहीं पता क्यों पढ़ना है, क्या काम है इसका, है ना. इसी तरह से
So when you tell the child why you have to do this and how you have to do this, how तो हो गया costing में, why you have to do this is cost accounting. और cost accountancy जो है, it is the widest term and it includes the policies. It includes all the reasons, all the things you do in this area is cost accountancy. ठीक है, तो देखो costing is, अगर शॉर्ट टर्म में कहें, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट. कैसे डिटरमिन करनी है वो कॉस्टिंग है, कॉस्ट को डिटरमिन करना है बस. सो कॉस्टिंग इज प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर involving the collection of cost for every order, job, process, service or unit, or simply cost finding by process or technique. ठीक है, तो अगर आपने ABCD लिखना सिखा दिया तो वो लिख लेगा, बस क्यों करना है ये नहीं पता. ठीक है, अच्छा अब आ जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग. Cost accounting is the specialized application of general principles of accounting in order to ascertain the cost of producing and marketing any unit of manufacture or carrying out any particular job or contract, or simply costing using double entry system. ठीक है, तो ये बड़ी घुमावदार डेफिनेशन है. बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि कॉस्टिंग हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और कैसे करनी है, कैसे करनी है तो क्यों करनी है, बस. ठीक है, तो एप्लीकेशन जो भी जनरल प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स जो भी हमने बनाए हैं उनको अप्लाई करना है, और वो जो बने हैं वो क्यों बने हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी. ठीक है, डिफरेंस समझ में आया. तो कॉस्टिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. अब कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है वो एक मेजर सब्जेक्ट है, ओके, एरिया है जिसके अंदर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो और कॉस्टिंग उसके अंदर है जो करते हो. ठीक है, तो अगर इसको हम समझें तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड, टेक्निक, ये सब जो चीजें हमने की हैं टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. It includes the presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. तो एक सिंपली अगर हम समझें तो कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है वो एक साइंस है. It is a science because it has got some rules, it has got some principles, methods which are universally applicable. इसीलिए ये साइंस है. जैसे साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंसी भी एप्लीकेबल है. But how to apply is an art. ठीक है, how do you apply the principles of science is an art. ठीक है, and this art is achieved by the practice of those principles in the situations, in different situations. ठीक है, तो जो प्रोफेशनल होता है, मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच आर बेसिकली द साइंस, बिकॉज द रूल्स ऑफ दो सब्जेक्ट्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. लेकिन जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो उन प्रिंसिपल्स को वो किस तरह से अप्लाई करता है, दैट इज एन आर्ट. तभी कहते हैं ना अगर टैक्स कम कराना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो. सो ही हैज गॉट एन आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग योर टैक्सेस, है ना. लेकिन ये आर्ट आती कैसे है, प्रैक्टिस से आती है. सो अ प्रोफेशनल हैज टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स which have the science and universal applicability. ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ोगे इस फ्रेमवर्क में, then you will come to know the difference between the three terms and they are interrelated. ठीक है जी, ओके. अब आ जाओ, मेरे ख्याल से एक ही टॉपिक और करते हैं, वो है कि why do we have to do the cost accounting, what are the objectives. why का आंसर तो ऊपर दे दिया, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो वीकनेसेस ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, उसी को ओवरकम कर रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो
दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इट इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जॉब, प्रोसेस, डिपार्टमेंट इज असर्टेन, ठीक है। एंड नॉट ओनली द एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड आर असर्टेन, but the cost are also predetermined for various purposes. तो जो लिमिटेशन उसकी थी सेकंड वाली हिस्टोरिकल इन नेचर, वो यहाँ पे हमने ओवरकम कर लिया है. इट इज नॉट ओनली द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, इट इज द प्रीडिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑल्सो. पास्ट की तो है ही, फ्यूचर की भी हम डिटरमिन करते हैं. कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. अब जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हो और कॉस्ट आप पिछली भी डिटरमिन कर रहे हो और आगे की भी डिटरमिन कर रहे हो, तो उससे फायदा क्या है, क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड अल्टीमेटली रिड्यूस द कॉस्ट. ठीक है, जरूरी थोड़ी है हायर प्रॉफिट के लिए हमेशा प्राइस को ही बढ़ा दो, कॉस्ट को भी तो कम कर सकते हो. एंड दिस इज द ईरा ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, ये आपने बहुत जगह महसूस किया होगा. इवन इन फ्लाइट्स जब हम पहले जाते थे 10 साल पहले, तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती थी. ठीक है, इनके फूड में बहुत सारे आइटम्स होते थे, आपको टॉफीज देते थे, बहुत सारी अदर लग्जूरियस सर्विसेज मिलती थी. अब क्या है, धीरे धीरे कॉस्ट रिडक्शन होता जा रहा है. खाने में भी कम मिलता है सामान, टॉफीज तो मिलती ही नहीं है, भूल जाओ. ठीक है, जो हम जैसे पुराने लोग जब ट्रेवल करते थे तब होती थी, अब तो किसी को पता ही नहीं है कि हाँ जी टॉफीज भी मिलती थी. ठीक है, दीज आर ऑल कॉस्ट रिडक्शन, दे हैव नॉट इंक्रीज द प्राइस. ठीक है, जैसे नॉर्मली आप लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में करते हो. जैसे मान लीजिए कॉलेज आने के लिए आप मेट्रो रिक्शा लेते हो, फिर मेट्रो स्टेशन जाते हो, मेट्रो से फिर मान लीजिए वेंकटेश्वर के स्टेशन पे उतरे, वहां से फिर आपने ऑटो लिया. ठीक है, तो रिक्शा के पैसे दिए, फिर मेट्रो के पैसे दिए, फिर ऑटो के पैसे दिए. ठीक है, 20 रुपए रिक्शा वाले ने ले लिए, 80 रुपए आपके जो है मेट्रो के लग गए, 100 रुपए, 50 रुपए ऑटो वाले ने ले लिए. अब आपने ये देखा कि और लोग क्या कर रहे हैं, रिक्शा में अकेले ना आके 2 जने आए. ठीक है, तो जो 20 रुपए के 10-10 रुपए हो गए, दैट मीन्स हाफ ऑफ द रिक्शा कॉस्ट हो गई. मेट्रो की कॉस्ट को तो आप रिड्यूस कर नहीं सकते हो. ठीक है, उसके बाद ऑटो भी शेयरिंग में ले लिया. ठीक है, 3 लोग बैठ के आ गए, ऑटो वाले को 60 रुपीज मिल गए, आप लोगों को 20 पड़ गया. तो क्या हुआ, आपने कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन दोनों कर ली. 10 रुपीज प्लस 80 रुपीज 90 रुपीज, 20 रुपीज 110. और उससे पहले कितने दे रहे थे, 150. तो 40 रुपीज रिड्यूस कर लिए ना. दैट कैन बी यूज फॉर हैविंग टी इन द कैंटीन. ओके, देन गाइड टू बिजनेस पॉलिसी. अब बिजनेस में जब आप डिसीजंस लेते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा के बेसिस पे लेते हो. सो cost data provide the guidelines for various managerial decisions like make or buy, selling below cost, utilization of idle plant, and introduction of new product, etc. Okay, so you are getting the data so that you are going to make decisions and form business policy. और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. ये तो हम सारा काम कर ही इसीलिए रहे हैं, कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की सेलिंग प्राइस सेट करनी होती है. तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमेशा सेलिंग प्राइस को बढ़ाया नहीं जाता है प्रॉफिट के लिए, सेलिंग प्राइस को कम भी किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन. अब आप देखना जनवरी एंड तक स्टॉक क्लियरेंस सेल आ जाएगी. ठीक है, अभी जो आपको वूलन 5,000 का मिल रहा है, आपको 2-2,500 में मिल जाएगा. ठीक है, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे वो कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं कि भैया स्टॉक अगर मेरे वेयर हाउस में रह गया अनसोल्ड, तो उसकी जो कॉस्ट है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगले साल तक या तो इसका फैशन चला जाएगा या तो ये खराब हो जाएगा. तो आज मैं इसको आधे रेट पे बेच दूं तो मेरे यहाँ से स्टॉक निकल जाएगा, मेरे पास कैश आ जाएगा, तो मुझे सेलिंग प्राइस 50% कर देना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. हाँ जी, यस मैम.
हाँ, कुछ कुछ तो क्लियर हुई होंगी, कुछ कुछ तो सुना ही होगा, है ना। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। और राशि ने फोटो ले ली बेटा? यस मैम। तो अब आप पोस्ट कर दो, आप लोग सब देख लो, आप सबकी आ गया होगा उसमें नाम, रोल नंबर, जो भी है ना। आप लोगों ने वैसे ही किया ना, अपना फर्स्ट नेम और रोल नंबर, है ना? कैसे किया है आप लोगों ने? यस मैम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वही डला हुआ है ना। तो जिनका नहीं है प्लीज वो भी कर लो, क्योंकि मेरे लिए अटेंडेंस लगानी बहुत आसान हो जाती है फिर, है ना। ठीक है, हाँ, आई कैन सी दैट। हाँ ठीक है, जिन लोगों का ने नहीं किया है वो भी प्लीज कर लेना, ठीक है। सो हाँ, अब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कल मैं क्लास नहीं लूंगी। मैं क्या, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं लेंगे, क्योंकि कल हमारी एक मीटिंग है कॉलेज में, ठीक है। तो 11 बजे के करीब है, तो हम लोग वैसे ही निकल जाएंगे, 9:30 बजे तक तो मैं निकल ही जाऊंगी, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो हम परसों मिलेंगे अब, ठीक है। ओके मैम। ओके, ओके मैम। थैंक यू वेरी मच। है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।